Hello, everybody. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science Channel for Unlimited Learning. जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं इसरो का एक क्रैश कोर्स। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसरो का क्रैश कोर्स फॉर COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कोर्स। और इस पर्टिकुलर कोर्स में आप लोगों को बहुत ही जल्दी सिर्फ 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर अंदर एक एक घंटे के एक एक लेक्चर होंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आपको पूरा ऐसा इसरो का कोर्स मिलेगा जो कि आपको 80 to 90% क्वेश्चंस सॉल्व करने का मौका दे देगा। तो आप लोग जल्दी से सबसे पहले इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए जो कि इसरो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले। और चलिए, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा या नहीं लगा। कुछ दिनों तक आपको मेरे वीडियोस ऐसे ही मिलेंगे, जस्ट बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं अपने होम टाउन आया हूं। जैसे ही आई एम बैक विद माई स्टूडियो सेटअप, फिर मैं आप लोगों के साथ में स्टूडियो के साथ में लाइव सेशंस लूंगा। तब तक 2 से 3 सेशंस आप लोगों को ऐसे रिकॉर्डेड मिलेंगे, बट जब भी ये प्रीमियर होंगे मैं अवेलेबल रहूंगा आपकी चैट्स पढ़ने के लिए और उसका रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एस चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एस प्लस एजुकेटर काम करता हूं। यह है मेरे कंप्यूटर साइंस के गेट के रैंक, मास्टर्स, एक्सपीरियंस। और इस चैनल पे जितने भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलती हैं, जिन्हें हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं। तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हो फ्रीली। आपको सिर्फ अपना फ्री अकाउंट बनाना है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, unacademy.com/vd_कोठी। उस पे जाके आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इसरो के अलावा आगे गेट की तैयारी भी करना चाहता है, तो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 26 मई से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। 16 जून से एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मेरा DBMS स्टार्ट होगा, लाइव मिलेगा। और आप लोग अगर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो इंटरेक्टिव मैनर में, जहां पे आप मुझसे डेली कनेक्ट कर पाओ, क्वेश्चन पूछ पाओ, मेरे साथ में ऐसी लर्निंग कर पाओ जो कि स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और इसके अलावा ये सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ में भी वही लर्निंग कंटिन्यू कर पाओ, जल्दी से आप ये कोड लगाओ VDEEP10 और सब्सक्रिप्शन लेके और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। याद रखिएगा, 16 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप सब लोगों के साथ मैं लाइव हूं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स देखता रहूंगा। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक्साइटेड हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए या नहीं। अगर हैं तो मुझे जरूर बताइए, तो फिर हम सब लोग इस पर्टिकुलर जर्नी को अब स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग रेडी हैं तो अनलिमिटेड फन और लर्निंग के लिए लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का ये जो कोर्स है, मैंने 10 लेक्चर्स में प्लान किया है। 10 लेक्चर्स में से सबसे पहले हम आज बेसिक्स देखेंगे। थोड़ा कम से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को एक हैबिट हो जाए कि हाँ सर के लेक्चर्स आने वाले हैं। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे वो सारी चीजें एक एक करके जो आपके इसरो के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने ये बहुत ही सोच समझकर लेक्चर सीरीज प्लान की है। इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ इसरो के एग्जाम के लिए है और कोई एग्जाम के लिए नहीं है। तो जो इसरो में आता है बस मैं वही कराऊंगा आप लोगों को। काफी सारे टॉपिक्स जो गेट या दूसरी एग्जाम्स में आते हैं बट इसरो में नहीं पूछे जाएंगे, वो मैं यहां नहीं कराने वाला हूं। इसीलिए इसको हम शॉर्ट एंड स्वीट कराने वाले हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग करते हैं तो पता होना चाहिए एक ऑर्गेनाइज्ड टीचर को कि किस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की डेफिनेशन देखते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आर्किटेक्चर की कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है कंसेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो, डेफिनेशन से तो ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, बट मैं बेसिकली एक्सप्लेन करता हूं। आपने एक नया कंप्यूटर बनाने का सोचा, सोच लो, सोचने में क्या जाता है। तो सोच लिया, ठीक है। अब इस कंप्यूटर को बनाने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा ना कि मेरे कंप्यूटर में क्या मशीन्स लगेंगी, क्या डिवाइसेस लगेंगी। आप बोलोगे सर एक तो सीपीयू चाहिए, ओके चाहिए। फिर एक आईओ डिवाइसेस चाहिए लाइक कीबोर्ड, माउस, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्क्रीन चाहिए, बिल्कुल, ये सारी आईओ डिवाइस हो गई।
ओके, फिर आप बोलोगे सर एक मेन मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए, रोम चाहिए। हाँ जी बिल्कुल चाहिए। अब मैं पूछूंगा कि चलो आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या चाहिए, फिर अब आप ये बताओ कि ये करती क्या है, सीपीयू का काम क्या है, मेन मेमोरी का काम क्या है, आईओ डिवाइस का काम क्या है, उनके ऑपरेशंस बताओ। अगर आपने इतना बताया तो उसे कहेंगे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कि एक नया कंप्यूटर मैंने डिजाइन किया, उसका आर्किटेक्चर ये रहा। उस आर्किटेक्चर में एक चीज बहुत डिटेल में आपको बतानी पड़ेगी, और वो है सीपीयू का डिजाइन। सीपीयू का जो इंटरनल डिजाइन है थियोरेटिकल, वो आपको बताना पड़ेगा। तो आर्किटेक्चर है, कंसेप्चुअल डिजाइन है, ऑन द पेपर एक ब्लूप्रिंट आप बना रहे हो कि एक नया कंप्यूटर ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ होगा, इसमें ये डिवाइसेस होंगे, इनका ये काम होगा, इस तरीके से ये फंक्शन करेगा। सीपीयू जो है उसका आर्किटेक्चर ये होगा। इतना बताने पे आपको मिलेगा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। अब बात ये आती है, बोल तो दिया, पेपर में तो आ गया, उसके बाद फिर उसे इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। जी हाँ, उसे इंप्लीमेंट अगर आप करना चाहेंगे तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर इज ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं यहां पे वो पॉइंट लिख देता हूं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ना एक वो मूवी का सीन याद आ रहा है, थ्री इडियट्स का, जब आमिर खान जो है क्लास में बैठ के स्माइल कर रहे थे और टीचर पूछ रहे थे कि इतना खुश क्यों हो भाई। वैसा ही कुछ सीन मैं इमेजिन कर पा रहा हूं कि आप लोग इतने खुश हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज के आने से कि आपके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही। इज इट सो? इजंट इट? चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जो आपने यहां पे ब्लूप्रिंट बनाया, उस ब्लूप्रिंट को फिजिकल डिवाइसेस में कन्वर्ट करो। मतलब कि जो आपने ऑन पेपर बनाया उसको अब इंप्लीमेंट करो। आपने बोला सीपीयू है तो बनाओ, आपने बोला कि मेन मेमोरी है तो बनाओ, फिजिकल डिवाइसेस लगाओ, फिर उनको आपस में कनेक्ट कराओ। सीपीयू को कनेक्ट कराओ, किससे? मेन मेमोरी से। कैसे कनेक्ट होगा? फिर मेन मेमोरी को कनेक्ट कराओ आईओ से, सीपीयू को कराओ आईओ से। सब आपस में ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं इसके बारे में जानकारी दो। अब ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे इसके बारे में जानकारी दो। फिर एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, वो है कि जब ये सब आप बात करेंगे तो यहां पे एक और बात करो, वो क्या है? परफॉर्मेंस की। किसकी? परफॉर्मेंस की। कि जब सीपीयू ये मेन मेमोरी से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव कराना है। अगर बाई चांस आप लोगों ने कभी भी कोर्सेज पढ़े हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, कैश मेमोरी। तो हम क्या करते हैं, सीपीयू का मेमोरी से कनेक्शन इंप्रूव करें परफॉर्मेंस, उसके लिए बीच में कैश मेमोरी लगा देते हैं। सीपीयू से आईओ डिवाइसेस का कनेक्शन अच्छा हो जाए इसलिए इंटरप्ट का यूज करते हैं। आईओ डिवाइस का मेमोरी से कनेक्शन अच्छा हो जाए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, इसके लिए हम डीएमए लगाते हैं। तो ये सब चीज हम एक एक करके देखेंगे आगे के कोर्स में। बट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आता है ये कि कैसे जब आपस में ये एक दूसरे से बात करेंगे, जो आर्किटेक्चर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो अगर इंप्लीमेंट होने के बाद यूज होगा, काम करेगा, तो परफॉर्मेंस कैसे आप इंप्लीमेंट या इंप्रूव कर सकते हो। ये है आपका मेन मोटिव कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें दी जाती है मैं बता देता हूं। बेसिकली एक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से क्या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिया जाता, या आर्किटेक्चर में नहीं दिया जाता, या दिया जाता है। तो आप ये याद रख लीजिएगा, आपको बस अपने दिमाग में ये रखना है कि आर्किटेक्चर देते वक्त आपको एक सीपीयू का डिटेल डिजाइन देना पड़ेगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन उस सीपीयू में सपोर्ट होते हैं वो देने पड़ेंगे, कौन कौन से एड्रेसिंग मोड सपोर्ट होते हैं वो देने पड़ेंगे, डेटा फॉर्मेट भी देना पड़ेगा। डेटा फॉर्मेट क्या होता है? डेटा फॉर्मेट का मतलब है कि सीपीयू जो है किस फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करता है डेटा। सीपीयू अंडरस्टैंड्स डेटा। अब डेटा क्या हो सकता है? नंबर भी हो सकते हैं, डेटा में कैरेक्टर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर, कैरेक्टर, कुछ भी हो, इन विच फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में सीपीयू समझता है। जैसे कि नंबर को रिप्रेजेंट करने में आपको सबको पता है यार, कंप्यूटर सिस्टम तो बाइनरी समझता है। तो बाइनरी में अगर आपको एक नंबर रिप्रेजेंट करना है तो मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट हैं। कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आस्क की वैल्यूज होती हैं, इसके अलावा भी फॉर्मेट होते हैं, एक्सटेंडेड बीसीडी कोड्स। तो उनमें से कौन सा फॉर्मेट सीपीयू समझेगा आपने जो आर्किटेक्चर बनाया है वो वाला।
तो सीपीयू अंडरस्टैंड्स डेटा इन विच फॉर्मेट ऑफ बाइनरी, वो आपको डेटा फॉर्मेट के थ्रू बताना है, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आईओ डिवाइस कैसे ऑर्गेनाइज होती है वो बताना है आपको, मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है वो बताना है, और परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाता है ये भी बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तीन बेसिक कंपोनेंट्स है, सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, हार्ट सब कुछ है, मेन डिवाइस है, इसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। सीपीयू अगर डाउन हो गया तो सिस्टम बंद हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। अब सीपीयू में दो पार्ट होते हैं मेनली। पहला पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है, अरे सबको पता है रे बाबा, सबको पता है, आलू आता है यहां पे, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सिस्टम को कंट्रोल करता है। जिस भी डिवाइस को जो काम कराना है वो कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। मेमोरी को अगर कराना है काम तो कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेगा, डिस्क से काम कराना है तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल भेजेगा, कैमरा पे एक्सेस लेना देना है तो भी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल भेजेगा। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल के थ्रू पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर आलू को भी, एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी काम कराना है तो कंट्रोल यूनिट बोलेगा कि तुमको ये काम करना है, करो, तब जाके ये करेगा। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल इस कंट्रोल यूनिट में होता है। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है। एरिथमेटिक टाइप के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब टाइप के। लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड, और, एक्सऑर, एटसेट्रा एटसेट्रा ये भी वो करता है। तो एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। ऐसे सीपीयू ओवरऑल काम करता है। मेमोरी में आपके पास मेन मेमोरी आती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है कि उसमें आप करंट रनिंग प्रोग्राम्स रखते हो। और सेकेंडरी मेमोरी आती है जिसमें कि आप अपनी फाइल्स एटसेट्रा को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं। तो मेमोरी में आपके पास एक तो प्राइमरी मेमोरी आती है जिसे आप मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें आपके पास आते हैं रैम और रोम। और दूसरा है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। इस सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। हार्ड डिस्क आती है इसमें। देखिए हार्ड डिस्क जो है वो अल्टीमेटली ना आता आईओ डिवाइस में है, कि वो पेरिफेरल टाइप का डिवाइस है, वो मेन मेमोरी नहीं है इसलिए। बट यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट की बात चल रही है इसलिए मैं बता देता हूं कि ये सेकेंडरी मेमोरी टाइप की भी मेमोरी होती है। ठीक है। आईओ डिवाइसेस में दो टाइप की डिवाइसेस होती हैं, एक होती है इनपुट डिवाइसेस, दूसरी होती है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? इनपुट डिवाइसेस इनपुट लेती हैं, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको इनपुट देना है तो इनपुट डिवाइसेस यूज होंगी। लाइक कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है, इससे इनपुट ले सकता है कंप्यूटर आपका, है ना। और स्टाइलस हो सकता है, ठीक है, स्कैनर्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के इमेज स्कैनर आते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर आते हैं, बार कोड स्कैनर आते हैं, वो सब। और आउटपुट डिवाइस क्या हो सकता है? आपका स्क्रीन हो सकता है आउटपुट डिवाइस, जहां से आप देखते हैं, कैमरा आपका प्रिंटर हो सकता है, आपका स्पीकर्स हो सकते हैं, ये सब आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। इनके थ्रू आप इंटरैक्ट करते हो इस यूजर कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जो आपको समझना है। पहला है सिस्टम बस, दूसरा है सीपीयू रजिस्टर। सिस्टम बस होता क्या है? देखिए आपने जब पहली बार मुझसे सुना कि सर सीपीयू जो है वो इंटरैक्ट करता है, किससे इंटरैक्ट करता है? मेमोरी से। अगर सीपीयू इंटरैक्ट करता है मेमोरी से तो दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए, कि ऐसे ही डायरेक्टली मन के मन में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाला सिस्टम चलेगा नहीं ना, कुछ तो कनेक्शन होगा। जी हाँ होगा। तो ये कनेक्शन कैसे होता है? वायर्ड कनेक्शन होते हैं, और वो वायर्ड कनेक्शन जो है उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेशन लाइंस। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन लाइंस। तो सीपीयू को मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए, सीपीयू को आईओ से कनेक्ट करने के लिए, या आईओ को मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं जिन्हें बोलते हैं सिस्टम बसेस। क्या बोलते हैं? सिस्टम बसेस। बट एक बस में एक लाइन नहीं होती। इन जनरल एक लाइन से सिर्फ एक ही बिट ट्रांसफर होती है एट ए टाइम, पर अगर आपको एक से ज्यादा बिट्स ट्रांसफर करनी है तो क्या करना पड़ता है? आपको एक कलेक्शन ऑफ लाइंस चाहिए। जैसे कि आपके बस,
आपके रोड्स पे होता है कि आप रोड अगर सिंगल रोड बनाओ, एक ही गाड़ी जा सकती है उस पे, एक ही कार या एक ट्रक या एक कोई बड़ा व्हीकल जा सकता है। बट अगर आप मल्टी लेन रोड बनाओगे तो मल्टीपल बसेस या मल्टीपल कार्स एक साथ पैरेलली जा सकती हैं। वैसा ही सिस्टम है यहाँ पे कि एक लाइन जो एक या बस होती है उसमें एक से ज्यादा लाइंस होती हैं। तो कम्युनिकेशन लाइंस का कलेक्शन जो है उसे क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं। अब सिस्टम बस में एक बस अलग होती है दूसरी बस के कंपैरिजन में, क्योंकि वो एक टाइप की बस एक ही टाइप का कंटेंट लेके जाती है। कहीं कहीं इंडिया में तो ऐसा रूल है नहीं, बट विदेशों में ऐसा होता है कि ये दो लेन्स हैं बस की, इनमें सिर्फ कार जा सकती है, फिर एक लेन है जिसमें सिर्फ हेवी ट्रक्स जा सकते हैं, और फिर एक लेन होती है जहां पे पेडेस्ट्रियंस या फिर साइकिलिस्ट जा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेन्स बनाई ताकि अलग अलग लोग उसमें ट्रैवल कर पाए, राइट। ऐसा ही कंप्यूटर सिस्टम में होता है। क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में, अलग अलग टाइप का कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अलग अलग टाइप की बसेस बनाई जाती हैं। जैसे कि ये तीन टाइप की बसेस होती है, एक होती है एड्रेस बस, दूसरी डेटा बस, तीसरी कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस लेके जाती है। तो अगर एड्रेस लेके जाना है सीपीयू से कहीं पे, तो वो एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि कभी भी अगर मेमोरी के पास कहीं कुछ कंटेंट आता है तो मेमोरी को पता चलेगा कि ये कंटेंट क्यों आया मेरे पास, एज एन एड्रेस आया, एज ए डेटा आया, क्यों आया, ये कंटेंट का पर्पस क्या है। इसलिए ये तीन अलग अलग बसेस बनाई जाती हैं। एड्रेस बस एड्रेस कैरी करती है, डेटा बस डेटा कैरी करती है, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल कैरी करती है। जिनको कंट्रोल सिग्नल नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। कंट्रोल सिग्नल काम बताने के लिए आता है कि अगर सीपीयू मेमोरी को काम बताएगा तुमको रीड करने का है तो कंट्रोल सिग्नल जाता है। अगर सीपीयू मेमोरी को बताएगा तुम पे राइट करने का है तो कंट्रोल सिग्नल जाता है। अगर सीपीयू आईओ डिवाइस को किसी को बताएगा कि तुम में राइट करने का है तो कंट्रोल सिग्नल जाएगा। अगर मेमोरी सीपीयू को बताएगी रुको, मेरा अभी काम चल रहा है, अगला ऑपरेशन मेरे पे लिए इनिशिएट मत करना, तो कंट्रोल सिग्नल जाएगा। आईओ डिवाइस को सीपीयू से कुछ काम है, रुको मेरे को तुमसे कुछ काम है, तो कंट्रोल सिग्नल जाएगा। तो कोई भी काम बताने के लिए कंट्रोल सिग्नल जाता है। कंट्रोल सिग्नल कंट्रोलिंग का काम करता है, ये काम बताने के लिए आता है। ठीक है, सिग्नल्स जाते हैं और वो कंट्रोल बस में वो सारे सिग्नल्स होते हैं। थोड़ा और डिटेल में मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपीयू को मेमोरी और आईओ से कनेक्ट करने के लिए बसेस हैं। सबसे पहले है एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है वो याद रखिएगा यूनिडायरेक्शनल होती है सीपीयू से मेमोरी और आईओ की तरफ। कभी भी सीपीयू की तरफ एड्रेस बस नहीं आती, क्योंकि सीपीयू के लिए एड्रेस कोई जनरेट नहीं करता, सिर्फ मेमोरी के लिए एड्रेस जनरेट होते हैं और आईओ के लिए। अब एड्रेस का क्या मतलब होता है हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है। जब जरूरत पड़ती है सीपीयू को तो सीपीयू इन दोनों डिवाइस में से किसी एक को डेटा भेज सकता है इस बस के थ्रू। जब जरूरत पड़ती है तो सीपीयू डेटा मंगवा भी सकता है। ये बस एट ए टाइम एक ही टाइप का डेटा सेंड करने के काम आएगी, या तो सीपीयू भेजेगा मेमोरी पे, या सीपीयू भेजेगा आईओ पे, या आईओ भेजेगा सीपीयू पे, या मेमोरी भेजेगा सीपीयू। इन सब की कंट्रोलिंग होती है कंट्रोल यूनिट के अंदर से, कि सीपीयू डिसाइड करता है कि अब मेरे को डेटा भेजना है मेमोरी पे, तो ये डेटा बस उसके लिए यूज आ जाएगी। अब सीपीयू डिसाइड करेगा कि मेरे को अब कंट्रोल सिग्नल भेजना है ताकि आईओ पे रीड हो पाए, तो जो भी सीपीयू डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये डेटा बस यूज होगी कि डेटा कहां से कहां जाने का है। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस में आते हैं ढेर सारे कंट्रोल सिग्नल्स। ये कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, सीपीयू से मेमोरी पे भी जाएंगे, सीपीयू से आईओ पे भी जाएंगे, आईओ से सीपीयू, मेमोरी से सीपीयू। तो ये कंट्रोल बस जो है ना इसमें बहुत सारे सिग्नल्स है, सो मेनी। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में ऐसे खोल के देखेंगे अंदर से, तो ये बस के अंदर बहुत सारे सिंगल सिंगल लाइंस हैं। कुछ लाइंस सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाएंगी, कुछ लाइंस सीपीयू से आईओ की तरफ जाएंगी, कुछ लाइंस उल्टी भी आएंगी, मतलब कि मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी आएंगी, और कुछ लाइंस जो हैं वो आईओ से सीपीयू की तरफ भी आएंगे। तो ऐसा बाई डायरेक्शनल इसलिए बता रखा है क्योंकि इसमें हर एक इंडिविजुअल लाइंस की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कुछ इधर से इधर जा रही है, कुछ इधर से इधर जा रही है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल लाइन तो यूनिडायरेक्शनल है, किसमें, कंट्रोल बस में। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इन कंट्रोल बस, लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, आप अपने नोट्स में लिखिएगा, इन कंट्रोल बस ईच इन कंट्रोल बस ईच individual signal each individual signal
इज यूनिडायरेक्शनल। कंट्रोल बस में हर एक इंडिविजुअल सिग्नल जो है क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं मेमोरी के एड्रेस को। क्या होता है मेमोरी का एड्रेस? देखो, बहुत एडवर्स सिचुएशन में सिर्फ आपके भलाई के लिए ये मैं सीरीज लेके आया हूं। आई एम एट माई होम टाउन और बड़े ही अर्जेंटली मैं यहाँ आया था। इट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जब मैं एक्चुअली ब्रेक लेना चाहिए मुझे, बट स्टिल आई एम विद यू गाइस। मैं यहाँ हूँ, आप लोगों की क्लासेस लेने के लिए आया हूँ। ये रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं इस पर्टिकुलर टाउन में अभी, जिससे मैं आपको क्लासेस लाइव दे पाऊँ, बट स्टिल आई एम गिविंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एफर्ट्स का, जो मेरे एफर्ट्स हैं, इसका यूटिलाइजेशन सही कर लेना यार, अच्छा कर लेना अपनी करियर के लिए। अरे आप ही का करियर है, मैं आप ही के लिए सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये ड्यूटी बनती है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लेके आऊंगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आपके लिए कुछ भी ऐसा ना करूं जो आपको अच्छा ना लगे। ठीक है, चलिए, ओके 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 गाइस, तो मेमोरी एड्रेस के बारे में बात करते हैं। जब आपकी मेन मेमोरी बनती है, रैम, है ना, तो उसमें ना ऐसे छोटे छोटे सेल्स बनते हैं ताकि सीपीयू हर एक सेल को इंडिविजुअली एक्सेस कर पाए। ये है मेमोरी के सेल्स। जैसे कि एक कॉलोनी कटती है, कॉलोनी निकलती है, तो उसमें हर एक घर, एक एक घर या प्लॉट बनाया जाता है और हर एक घर अलग से यूनिकली एक्सेसिबल होता है, ऐसा। तो मेमोरी बनती है, उसमें ऐसे छोटे छोटे सेल्स बनाए जाते हैं और इन सेल को नंबरिंग की जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ये है सेल नंबर जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, इस तरीके से जितने सेल हैं उतनी उस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी। क्यों करते हैं ऐसी नंबरिंग? ताकि जब भी सीपीयू मेमोरी पे रीड या राइट करने के लिए जाए, तो इस सेल का एक सेल नंबर जनरेट कर पाए, उस सेल नंबर से हम क्या कर पाए, रीड कर पाए। चलो मान लो कि सीपीयू को ये वाला कंटेंट रीड या राइट करना है इस जगह पे जाके, तो सीपीयू यहां पे भेजेगा मेन मेमोरी को एक इंफॉर्मेशन, भैया सेल नंबर 2 पे मुझे रीड करना है या मेमोरी में राइट करना है। तो ये कैसे जाएगा? एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। और ये जो सेल नंबर हमने लिखा है, जिसको आप यहां देख रहे हैं 012, ये है मेमोरी के एड्रेसेस। तो जब कभी भी सीपीयू को मेमोरी में रीड या राइट करना पड़ता है, तो उसे बताना पड़ता है कि मुझे किस सेल नंबर पे या किस एड्रेस पे रखे कंटेंट को रीड या राइट करना है। इसके लिए सीपीयू एड्रेस भेजता है। तो मेमोरी का एड्रेसिंग का सिंपल फंडा जो मैंने एक्सप्लेन यहाँ किया है आप लोगों को, वो ये है कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक सेल का अपना अपना एक एड्रेस होता है। ये पर्टिकुलर एड्रेस जो है, वो एड्रेस सीपीयू सेंड करता है एड्रेस बस के थ्रू। तब जाके मेमोरी पे पता चलता है कि रीड होना है कि राइट होना है। अगर मेमोरी पे रीड हुआ तो क्या होगा? मेमोरी पे रीड हुआ तो सीपीयू से दो कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं मेमोरी तक। एक होता है मेमोरी का रीड ऑपरेशन और एक होता है राइट ऑपरेशन। ये है कंट्रोल सिग्नल्स। ये रेड वाले जो है ना, ये रेड में जो है ये कंट्रोल सिग्नल्स। ये दोनों क्या है? कंट्रोल सिग्नल्स है। ये कौन जनरेट करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो अगर मेमोरी पे रीड करना है तो ये वाला इनेबल होगा, मेमोरी को पता चलेगा। तो इस एड्रेस पे मेमोरी ऑपरेशन होगा, रीड ऑपरेशन। मतलब जो भी एड्रेस आया, लेट्स से एड्रेस 2 आया, तो उस पे जो भी कंटेंट यहां रखा हुआ है, ये वाला, ये कंटेंट उठ के डेटा बस के थ्रू सीपीयू तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सीपीयू ने बोला मेमोरी में रीड करो और कंटेंट मुझे भेजो। अगर सीपीयू को राइट करना है तो सीपीयू राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए राइट सिग्नल इनेबल्ड कर देगा। मेमोरी को पता चलेगा राइट ऑपरेशन है, ओके, मतलब सीपीयू ही डेटा भी भेज रहा है। सीपीयू डेटा भेजेगा डेटा बस के थ्रू, और और एड्रेस भी भेजेगा कि डेट एड्रेस नंबर 2 पे जो मैं यहाँ डेटा भेज रहा हूं वो राइट कर दो। तो मेमोरी जो है उस एड्रेस पे जाएगी, ये डेटा को यहाँ पे जाके लिख देगी, जो भी डेटा है पुराना वाला डेटा ओवर राइट हो जाएगा। बट अल्टीमेटली यहां जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि मेमोरी में एड्रेसेस होते हैं और हर एक एड्रेस को यूनिकली सीपीयू जनरेट कर सकता है जब भी, जिस भी एड्रेस पे उसे रीड या राइट करना है। गॉट इट? आई बात समझ में?
यस और नो। देखिए मैं एक चीज फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये क्रैश कोर्स है और इसरो के लिए है। जितना आपको नॉलेज की जरूरत है उतना ही दिया जाएगा। मन जो आपका है ना वो बहुत ग्रीडी है, सर और एक्सप्लेन करो, सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये कैसे आया। मन को शांत रखो और बोलो बेटा तुमको अभी सिर्फ इसरो के एग्जाम पे फोकस करने का है, लर्निंग पे नहीं। क्योंकि यहाँ पे लर्निंग, एक एक छोटी से छोटी चीज समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम निकालना। एग्जाम निकालेंगे उसके बाद आगे की चीजें हम लर्निंग के साथ में कर लेंगे, दूसरी चीजें सीख लेंगे। इसलिए जल्दी कर रहा हूं मैं, ताकि आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पे रहे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे रहे कि आपको इसरो के लिए पढ़ना है। ठीक है, मेमोरी एक्सेस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दो ऑपरेशंस होंगे, रीड और राइट। रीड में कंटेंट कहां से कहां जाएगा, डेटा जो है मेमोरी से, डेटा जो है मेमोरी से जाएगा सीपीयू की तरफ। और राइट में डेटा जो है सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाएगा, क्योंकि सीपीयू भेज रहा है राइट करो, ये रहा डेटा, इस एड्रेस पे जाओ और राइट करो। रीड है तो सीपीयू बोलेगा ये रहा एड्रेस, जो भी डेटा है मेरे को भेजो। दैट इज व्हाट द मेमोरी एक्सेस, रीड एंड राइट। ठीक है, चलिए अभी सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। देखो आप सब लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया होगा, नहीं भी है तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो होता है सीपीयू के अंदर। किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। तो अगर पूरा एग्जीक्यूशन सीपीयू के अंदर होता है, बट आप तो सर बोले थे कि जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं, डेटा वगैरह रहता है, जितने भी सॉफ्टवेयर हम रन कर रहे हैं वो होते हैं मेन मेमोरी के अंदर। जी हाँ, तो सीपीयू क्या करता है ना, एक एक करके मेन मेमोरी का कंटेंट सीपीयू के अंदर ले जाता है, एक एक करके। एक इंस्ट्रक्शन ले गया, प्रोग्राम का एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन ले गया, इसको रन किया, फिर दूसरा ले गया उसको रन किया, तीसरा ले गया उसको रन किया। उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए अगर कोई डेटा चाहिए तो वो भी लेके गया। तो सीपीयू क्या करता है, एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को लेके जाता है सीपीयू के अंदर और उसको रन करता है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन लेके गया, प्रोग्राम का एक छोटा सा स्टेटमेंट, उसको रन किया, फिर नेक्स्ट लेके गया उसको रन किया। अब ऐसे सीपीयू अगर अपने अंदर इंस्ट्रक्शंस लेके जाएगा, डेटा लेके जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शंस लाने ले जाने के लिए, डेटा लाने ले जाने के लिए, उनको रखने के लिए सीपीयू के अंदर छोटी सी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ऑफ कोर्स जरूरत पड़ती है। वो छोटी मेमोरीज जो सीपीयू के अंदर होती हैं उन्हें हम कहते हैं रजिस्टर्स। क्या कहते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के अंदर। तो स्मॉल स्टोरेज विद इन द सीपीयू, इनसाइड द सीपीयू, जिन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। ये क्यों यूज में आते हैं, ताकि जब कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू कोई प्रोसेस को रन करे, कोई प्रोग्राम रन करे, तो उनको रन करने में अगर कुछ भी छोटा मोटा कंटेंट रखना है सीपीयू के अंदर तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं एक और चीज के बारे में, और वो है कि दो टाइप के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। सर इसका मतलब क्या है, अरे यार ये मतलब तो मम्मी समझा सकती है आपको। आपके घर में ना सोफा जो रहता है ना उसके कवर भी दो टाइप के होते हैं, एक जनरल पर्पस आप सबके बैठने के लिए, एक स्पेशल पर्पस अगर कोई गेस्ट आते हैं उसके लिए। आपके घर में पर्दे भी होते हैं, कर्टन्स, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। आपके घर में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स, यस क्रॉकरीज, आपके लिए अलग जो रेगुलर रेगुलर होते हैं नॉर्मल से, और स्पेशल अलग जब कभी कोई गेस्ट आते हैं तब। आपके घर में स्पेशल कुकीज या बिस्किट्स भी होते हैं सेम पर्पस के लिए। आपके पास घर में बेडशीट्स भी होती हैं सेम पर्पस के लिए। तो जो जनरल काम सब चीज के लिए यूज में आ जाए वो जनरल, जो खाली एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज में आए वो स्पेशल, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे अगर सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स हैं तो वो रजिस्टर्स में क्या कंटेंट हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ओपन एंडेड है तो फिर आप उसे जनरल पर्पस की कैटेगरी में लिखेंगे कि इस टाइप के रजिस्टर्स में आप कुछ भी रख सकते हो। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का मोटिव होता है कि उसमें स्पेशल कंटेंट ही आएगा, एक स्पेशल टाइप का कंटेंट है और वही रहेगा, इसके अलावा उसको और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। राइट, तो क्या होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, वो रजिस्टर्स जिनको किसी भी जनरल डेटा या जनरल कंटेंट को स्टोर करने के लिए यूज में लाया जा सकता है। आप अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स को डिनोट करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ऐसे R0 रजिस्टर, R1 रजिस्टर, R2, इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं। कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स या माइक्रो प्रोसेसर्स ऐसे होते हैं सीपीयूज जिनमें इन्हें ABCD के नाम से भी जाना जाता है, बट वो सीपीयू स्पेसिफिक या माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कौन से हैं, ये रहे।
ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं और कॉमनली पूछे भी जाते हैं। चलिए ठीक है, तो इनके बारे में भी एक एक करके देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो है, वन सेकंड, सबसे पहले हमारे पास जो है वो है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, फिर प्रोग्राम काउंटर, आईआर, एसपी, फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, पीएसडब्ल्यू, इसे स्टेटस रजिस्टर भी कहते हैं। फिर आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या एड्रेस रजिस्टर। फिर आता है डेटा रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर एमबीआर। एमबीआर इज मेमोरी बफर रजिस्टर। एक ही चीज है, अलग अलग सीपीयू में अलग अलग नाम दे रखे हैं, बाकी काम इनका एक ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका बेसिक पर्पस समझना है और याद रखना है। डायरेक्ट डेफिनेशन इनकी आ सकती है एज क्वेश्चन, आई है कई बार गेट में भी और इसरो में भी। चलिए, तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, आपने सबने एएलयू तो देखा कि एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जब एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इनपुट चाहिए ना सर। ठीक है, तो दो इनपुट आएंगे कहीं ना कहीं से, जहां से भी आए। हमें क्या मतलब, इन दोनों इनपुट पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एक्सऑर, एंड या बहुत सारे टाइप के एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। जो भी ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन का जनरेट होता है रिजल्ट, और ये रिजल्ट सबसे पहले एक रजिस्टर में जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ये बेसिक सा स्टैंडर्ड फंडा होता है कंप्यूटर सिस्टम का, कि एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आएगा पहले एएलयू का, उसके बाद कहीं और जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप का एक आर्किटेक्चर है, तो उस आर्किटेक्चर में एएलयू में जो दो इनपुट आते हैं उनमें से एक तो ओपन है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, पर दूसरा आपको एक्यूमुलेटर से ही लेना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटर एएलयू का एक इनपुट स्टोर करता है और रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट भी स्टोर करता है। कुछ भी आपको काम करवाना है एएलयू में, दो में से एक इनपुट एक्यूमुलेटर में आना चाहिए पहले, उसके बाद वो एएलयू में भेजा जाएगा। एएलयू से पहले आउटपुट आएगा एक्यूमुलेटर में, फिर वहां से कहीं भी आपको जहां भेजना है वहां भेजा जाएगा। ये काम है एक्यूमुलेटर का, इन शॉर्ट उसे एसी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, मैंने जैसे कि बताया था, आपके पास रैम है, रैम मतलब मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में होते हैं एड्रेसेस, होते हैं ना एड्रेसेस, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। बहुत सारे एड्रेस होते हैं, एड्रेस 0, एड्रेस 1, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, है ना। अब इस मेन मेमोरी के अंदर रखा है आपका प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, गोवा जाने का या ट्रिप करने का या पार्टी करने का प्रोग्राम नहीं, जो आपको सीपीयू के अंदर रन करना है वो प्रोग्राम। तो गोवा जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल ही होना है, तो इस प्रोग्राम पे फोकस कर लो पहले, जब तक पैसे नहीं आ जाते, है ना। तो ये मेन मेमोरी है हमारे पास, इस मेन मेमोरी के अंदर रखे हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में छोटे 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 बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस मेमोरी के अंदर रखे होते हैं। अब सीपीयू अगर एक प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रीवियस प्रोग्राम या इस प्रोग्राम के एक इंस्ट्रक्शन को इसने रन कर दिया, अगला इंस्ट्रक्शन मेमोरी के कौन से एड्रेस पे रखा है, इसको मेंटेन करने के लिए पीसी के अंदर एक पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर क्या करता है, एक एड्रेस स्टोर करके रखता है। इस एड्रेस पे अगला इंस्ट्रक्शन मेमोरी से वो उठाता है सीपीयू। ये वाला इंस्ट्रक्शन उठा लिया सीपीयू ने, तो इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ताकि वो अगले वाले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर सके। तो अल्टीमेटली ये पॉइंटर है, ये क्या करता है, पॉइंट करता है उस इंस्ट्रक्शन को जिस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को अगला एग्जीक्यूट करना है। तो इट इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज अ पॉइंटर। ये पॉइंटर है, एड्रेस स्टोर करके रखता है, इट इज अ पॉइंटर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर वाले या सी प्रोग्रामिंग वाले पॉइंटर से आप इसको मैच मिलान मत कर लेना, नहीं बोलोगे सर इसका डेटा टाइप क्या होता है, फिर मेरे को ना चक्कर आएंगे, लिटरली चक्कर आ जाएंगे। बेटा ये पॉइंटर है, कंप्यूटर सिस्टम का पॉइंटर है, इसका कोई टाइप वाइप नहीं होता है, ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है, अगले वाले जो आपको नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। इसको अगर आपने ले लिया सीपीयू के अंदर, रन करने भेज दिया, तो अगले वाले को पॉइंट करने लगे। सो इट इज अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टू
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। जो भी करंट रनिंग प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है। आई एम रियली रियली हैप्पी टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू गाइस। ये आज क्या तारीख है यार, 7 नहीं 8 जून हो चुका है, और 8 जून को ही मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिन के अंदर अंदर, ताकि आपको ये शाम तक वीडियो मिल जाए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन सर्कमस्टांसेस में भी आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। ठीक है, डेफिनेशन याद रखिएगा। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो कि अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है? प्रोग्राम काउंटर, या फिर प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स व्हाट, और 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको एक टिक करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जैसा कि मैंने कहा, सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शन को उठा उठा के सीपीयू के अंदर लेके आता है ताकि उसे रन किया जाए, है ना? तो आप मजाक के तौर पे ये समझ सकते हैं कि सीपीयू बोलेगा कि भैया अगला इंस्ट्रक्शन ये रहा, इसको उठा के मेन मेमोरी से लेके आओ, चलो खोपचे में लो इस इंस्ट्रक्शन को तो जरा। तो जिस खोपचे में लिया जाता है इस इंस्ट्रक्शन को, उस खोपचे का नाम होता है आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जब भी कभी अगला इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर रन होने आता है सबसे पहले, तो उसको आईआर में रखा जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन रखा रहता है, यूज टू स्टोर करंट इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू रन करता है। ये इंस्ट्रक्शन रन हो गया तो अगला वाला उठा के लाएंगे, उसको सीपीयू के आईआर में रखेंगे, उसको रन करेंगे, फिर अगला वाला उठाएंगे, फिर रन करेंगे, फिर अगला वाला उठाएंगे, उसे रन करेंगे। ऐसे आईआर में इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक सीपीयू के अंदर आते रहते हैं मेन मेमोरी से और रन होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर एसपी। एसपी क्या करता है? देखो, अभी तो शायद आई डोंट नो अगर आप लोगों को स्टैक के बारे में आइडिया है या नहीं है, हम ओएस में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो भी प्रोग्राम रन होता है सीपीयू के अंदर, उसका एक स्टैक होता है, हर एक प्रोसेस का एक स्टैक होता है जो मेन मेमोरी के अंदर रहता है। हर एक प्रोसेस का अपना एक स्टैक होता है। अब ये जो स्टैक में सबसे लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है, उसे बोलते हैं आप टॉप ऑफ द स्टैक। उसको पॉइंट करता है कौन? एसपी। सो एसपी भी एक पॉइंटर है, नाम से ही पता चल रहा है। और ये किसको पॉइंट करता है? जो करंट प्रोसेस है उसके स्टैक के टॉप, यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, ताकि सीपीयू जब भी प्रोग्राम रन करे और उसको स्टैक एक्सेस करना हो तो वो स्टैक के टॉप एलिमेंट को एक्सेस कर पाए। सबको पता है, अगर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली पढ़ा है तो आपको सबको पता होना चाहिए कि स्टैक में हम सिर्फ टॉप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके टॉप पे और एक एलिमेंट पुश कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो टॉप एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, एक्सेस करना है तो टॉप एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, इसके पीछे वाले एक्सेस नहीं कर पाओ। फिर आता है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या करता है? एएलयू रिजल्ट का स्टेटस स्टोर करके रखता है। थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा बबुआ। मैंने अभी तक आपको एएलयू के बारे में आधा बताया कि एएलयू 2 इनपुट लेता है, इन 2 इनपुट ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट जनरेट करता है। रिजल्ट कहां जाता है? एक्यूमुलेटर के अंदर। बट इस रिजल्ट का एक स्टेटस भी जनरेट होता है, और वो स्टेटस को स्टेटस रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेटस का मतलब है कि ये रिजल्ट जो एएलयू ने अभी जनरेट किया, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका साइन बताओ। क्या ये जीरो है कि नॉन जीरो है, ये बताओ। क्या इसमें कोई कैरी तो नहीं आई एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद? ये सब आपको क्या बताना है? स्टेटस में स्टोर करना है। तो हर एक टाइप का स्टेटस स्टोर करने के लिए एक फ्लैग होता है। एक फ्लैग होता है एस जो कि साइन बताता है, एक होता है जेड जो कि जीरो नॉन जीरो बताता है, एक फ्लैग होता है कैरी के लिए, एक होता है पैरिटी के लिए। ऐसे बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं। अब ये कितने फ्लैग है ये तो सीपीयू टू सीपीयू डिपेंड करता है, पर ये फ्लैग्स किस में होते हैं? एक सिंगल रजिस्टर में होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर या फिर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। सारे नाम मैंने यहां लिखे होंगे, ये रहे फ्लैग रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। लिखा है, देख लियो, ये रहा। ठीक है, तो क्या करता है? जब भी कभी एएलयू रिजल्ट जनरेट करता है 2 ऑपरेंड्स पे, तो उसका स्टेटस स्टोर करके रखता है। फायदा क्या है? फायदा होता है इसका जब आप कंडीशन चेक करते हो कि 2 ऑपरेंड्स पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, अब रिजल्ट आया साइन वाला पॉजिटिव कि नेगेटिव, उसके बेसिस पे आप कोई
कंडीशन लिख सकते हो। इफ की कंडीशन लिखते हो ना आप लोग, इफ एल्स की प्रोग्रामिंग में, तो वो यहां से आपको ट्रू फॉल्स मिलता है। जेड जीरो आया कि नहीं आया, उस पर आप कंडीशन लिख सकते हो। जैसे कि आपने कंडीशन लिखी कि ए और बी बराबर है कि नहीं बताओ, तो सीपीयू ने क्या किया, ए माइनस बी कर दिया और देखा कि ए माइनस बी का रिजल्ट जीरो आया कि नहीं आया, तो जीरो आया कि नहीं आया वो यहां से पता चल जाएगा। ऐसे कंडीशंस चेक करने के लिए आता है क्या, फ्लैग रजिस्टर का काम। तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, यूज्ड फॉर कंडीशन चेक्स। इसीलिए इसको कंडीशन कोड रजिस्टर भी कहते हैं, नोन एज कंडीशन कोड रजिस्टर ऑल्सो। किस लिए, ताकि क्योंकि इसमें वो छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं जिसके थ्रू कंडीशन चेक की जाती है। अगला है हमारे पास एड्रेस या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम होता है जब भी मेमोरी पे एड्रेस भेजा जाए एड्रेस बस के थ्रू, तो ये है बस स्टॉप। क्या है, एड्रेस बस इज बेस्ट, एड्रेस रजिस्टर इज बस स्टॉप। सीपीयू के अंदर एड्रेस रजिस्टर है, इस एड्रेस रजिस्टर से ही स्टार्ट होके एड्रेस बस जाएगी मेमोरी तक। तो एड्रेस रजिस्टर के थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू वो मेमोरी तक एड्रेस जाता है। याद रखिएगा, मेमोरी तक एड्रेस भेजने के लिए सबसे पहले एड्रेस कहां आना चाहिए, एड्रेस रजिस्टर में आना चाहिए। अब आपको डेटा रजिस्टर भी समझ में आ जाएगा बिल्कुल, कि डेटा रजिस्टर भी बस स्टॉप का काम करता है। पर डेटा रजिस्टर में क्या है ना बॉस, डेटा बस तो बाय डायरेक्शनल है, डेटा यहां से वहां भी जाएगा, वहां से यहां भी आएगा। तो अगर डेटा बस है तो डेटा बस का आना और जाना दोनों डेटा रजिस्टर के थ्रू होता है। ये देखिए, अगर डेटा सीपीयू से मेमोरी तक भी जाएगा तो भी पहले डीआर में आएगा, वहां से मेमोरी पे जाएगा। अगर उल्टा मेमोरी से भी आ रहा है, रीड करके मेमोरी से डेटा भेजा जा रहा है, तो डेटा बस के थ्रू पहले वो कहां आएगा, डीआर में आएगा। तो डीआर का काम जो है, सेंड, यूज टू सेंड डेटा टू मेमोरी। जब डेटा मेमोरी तक जाएगा मतलब मेमोरी में राइट करना है, ये देखिए। और यूज टू रिसीव डेटा फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से डेटा अगर आता है रीड करके, तो मेमोरी रीड के टाइम पे डेटा आता है तो वो भी डीआर के अंदर ही आएगा। चलिए, ये बेसिकली मैंने आपको एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर का बेसिक तो बता दिया कैसे होता है। ठीक है, चलिए आज का ये जो सेशन है खत्म हुआ। छोटा सा सेशन मैंने इसलिए रखा क्योंकि बेसिक्स आपको मिल जाए। कल हम इंस्ट्रक्शन और एड्रेसिंग मोड के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक और वीडियो जो है अगले फ्राइडे को कल दूंगा, और सैटरडे को कोशिश करूंगा एक और वीडियो हो जाए। उसके बाद मंडे से मोस्ट प्रोबेबली हम कंटिन्यू करेंगे हमारा यही सेशन, किस पे, स्मार्ट बोर्ड पे, जो कि अच्छे इंटरैक्शन के साथ लाइव हो पाएगा। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 से 3 सेशंस आपको जरूर दूं, ताकि आप लोगों की लर्निंग कंटिन्यू रहे। आपका सक्सेस मेरे लिए प्राइम मोटिव है, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं डेफिनेटली करके रहूंगा और करता ही रहूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज शेयर करिएगा इस वीडियो के बारे में अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, और प्लीज कमेंट जरूर करके जाइएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, इसका प्रीमियर खत्म हो जाएगा, तब कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मेरा इनिशिएटिव ठीक लगा या नहीं लगा। जब ये सारे वीडियोस खत्म हो जाएंगे, उसके पैरेलल में फिर हम इसरो के पीवाईक्यूज और गेट के वो पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, जिससे कि ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बन सकते हैं या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी इसरो की एग्जाम में, ताकि आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन मिल जाए। पहले थ्योरी और उसके साथ में प्रैक्टिस भी आपको पैरेलली मिल जाए। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इन वीडियोस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। बट सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रेजेंस। अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे अगले कुछ दिनों तक, तो मैं आपको इसरो का पूरा ये क्रैश कोर्स करवा के दूंगा, एक कोर्स का जो मैं पढ़ा सकता हूं। पर उसके लिए आपका कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए रुके हुए हैं, फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ इसरो के लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूं मैं। उसमें आपको बहुत लिमिटेड टाइम में ही सब कुछ मिलेगा, बट वो इसरो के लिए ही मिलेगा। अगर आप गेट और बाकी के एग्जाम्स के लिए डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा यूजिंग दिस कोड। इस कोड को लगाने से आपको डिस्काउंट मिलेगा,
मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा और आपके और मेरे बीच में कनेक्शन बनेगा डायरेक्ट वाला, जिसके थ्रू हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे कि आपको वो रैंक या वो पोजीशन मिल जाए जिसकी आप दरकार करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। आपको वो दिलाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम बराबरी से लगी रहेगी आपके साथ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि कोई भी सेशन आपका मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।